Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of biology and today the topic which we going to study is linkage, crossing over and recombinant frequency. Students, इससे पहले हमने देखा erythroblastosis vitalis और आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी. स्टूडेंट्स, लिंकेज के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे. तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बता चुकी हूँ कि जीन लिंकेज है क्या. तो जब हम जीन लिंकेज की बात करते हैं हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एलील्स दैट आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन ए क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड ड्यूरिंग मियोसिस. कि जीन्स जो है या यूँ कहने की जो मतलब कि एलील्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ साथ मौजूद है. लोकेटेड क्लोज टुगेदर, उनके जो लोसाई हैं वो एक दूसरे के साथ साथ मौजूद हैं. और फिर जब मियोसिस के दौरान उन्होंने अलहदा होना है, चांसेस हैं कि वो इकट्ठे ही इनहेरिट होंगे, मतलब कि वो एक ही गैमेट के अंदर जाएंगे. अब ये कहा जाता है कि जीन्स हुज लोसाई आर नियरर टू ईच अदर आर लेस लाइकली टू बी सेपरेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमाटिड ड्यूरिंग क्रोमोसोमल क्रॉसओवर एंड आर देयरफॉर सेड टू बी जेनेटिकली लिंक्ड. मतलब कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो या यूं कह लें कि एक क्रोमाटिड के ऊपर जो जीन्स मौजूद है, ठीक है, और उनके जो लोसाई हैं वो भी बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के. तो वो क्या होता है कि वो जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना उसके दौरान भी वो एक दूसरे से अलहदा नहीं होती, बल्कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान अगर फॉर एग्जांपल 2 जीन है या 3 जीन है जो कि जिनके लोसाई बहुत नजदीक है, वो क्या होंगे कि वो पूरी के पूरे जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, वो इकट्ठे एक ही गैमेट के अंदर जाएंगे. ठीक है, अगर वो चेंज भी हो रहा है, क्रोमोसोम का वो पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, तो वो जो 2 या 3 जीन्स जो लिंक्ड है वो पूरी की पूरी क्या होंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स लिंक्ड जीन. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ था मेंडल का, मेंडल ने 2 लॉज दिए थे. जो उसका लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो जो 2 एलील्स होती हैं ना वो आजादाना एक दूसरे से अलग होती हैं, सेग्रीगेट फ्रॉम द ईच अदर इंडिपेंडेंटली. ठीक है, मतलब कि वो 2 अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाती हैं. ठीक हो गया, ये बात समझ में आती है कि जो 2 एलील्स हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सॉर्ट हो गई हैं, अलग अलग गैमेट्स के अंदर वो चली गई हैं. यहाँ तक तो बात मेंडल की ठीक है, लेकिन जो एलील्स एलील तो हम नहीं कहेंगे, जो जीन्स एक ही यूं कह लें कि क्रोमाटिड के ऊपर मौजूद हैं वो तो एक दूसरे से अलग नहीं होंगी ना, वो तो उसी क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद रहेंगी और वो आपस में लिंक्ड है, उन्होंने एक ही गैमेट के अंदर जाना है. अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि मेंडल जो है वो बहुत लकी था कि उसने वो जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जिसको उन्होंने स्टडी किया उनमें से कोई भी लिंक ट्रेट नहीं थी. उसने वो जो ट्रेट स्टडी की वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सॉर्ट हुई, ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो क्रॉसेस के रिजल्ट्स आए, जो रेशियोज आई वो हमेशा सेम आई. अगर लिंक्ड जीन होती तो ये रेशियोज जो है वो वेरी कर जाती. ठीक है, तो ये वही बात आपको बताई जा रही है कि बट 2 जीन्स आर फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम. ठीक है, अगर अलग अलग जीन की हम बात कर रहे हैं, हम एलील्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती हैं, बट एक क्रोमाटिड के ऊपर या एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद हैं उन्होंने तो एक दूसरे से अलग नहीं होना, क्योंकि वो तो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद है, तो वो तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगी. तो यहाँ पे वो मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको फॉलो नहीं कर रही. ठीक है, तो मतलब कि ये पार्शियली क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि जीन्स दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर. इनहेरिटेड टुगेदर का क्या मतलब कि जो पेरेंट से एज सच इनहेरिट हो रही है, बिल्कुल वैसे ही आ रही हैं जो जीन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन्स कहते हैं. अब डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊं कि लिंक्ड जीन क्या है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक पहला क्रोमोसोम है जिसमें आपको जीन 1 और जीन 2 नजर आ रही है और ये दोनों बहुत करीब करीब मौजूद है. उसके बाद दरमियान में मिडिल में हमारे पास 2 क्रोमोसोम मौजूद हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल. तो जो हमारे पास लार्ज क्रोमोसोम है उस पर जीन 2 मौजूद है और जो स्मॉल क्रोमोसोम है उस पर जीन 1 मौजूद है. और थर्ड हमारे पास क्रोमोसोम है जिसपे जीन 1 और जीन 2 जो है उनके दरमियान में काफी डिस्टेंस मौजूद है. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से कौन सी लिंक्ड जीन है और कौन सी नॉन लिंक्ड जीन है, तो आप मुझे बता सकते हैं
क्योंकि देखिए जो जीन 1 और जीन 2 है, इनके लोसाई एक दूसरे के बहुत करीब हैं, ये नियर है एक दूसरे के नियर हैं, तो इसका मतलब है ये लिंक्ड जीन है, इनका आपस में लिंकेज है। और जो जीन्स दो बिल्कुल अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं, तो उनका तो आपस में कोई लिंकेज ही नहीं बन रहा, उनका तो कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी, नॉट लिंक्ड हो जाएंगी। और जो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है, जैसा कि थर्ड क्रोमोसोम में आपको दिखाया जा रहा है, तो ये आपके पास क्या है, नॉट लिंक्ड जीन है। तो नेक्स्ट हम ये कहते हैं स्टूडेंट कि जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर नॉट लिंक्ड। जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे जीन मौजूद हैं वो आपस में लिंक्ड नहीं होती, और ये क्या है कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको वो फॉलो करती हैं। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो हम कहते हैं कि 9:3:3:1 जो है ये हमारे पास इनहेरिटेंस पैटर्न आता है, और वो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं, क्योंकि अगर तो हमारे पास जो जीन्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, उनका क्योंकि फिर आपस में कोई लिंकेज नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सॉर्ट कर जाएंगी। But the genes that are located very close together on the same chromosome may show complete linkage. But अगर genes जो है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर और एक दूसरे से बहुत क्लोज मौजूद हैं, तो फिर वो क्या है, कंप्लीट लिंकेज शो करेंगी, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगी। फिर वो कहता है कि दे मे बी क्लोज टू ईच अदर दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। कि ये क्या है कि वो एक दूसरे के इतनी क्लोज भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स कि जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, तो उस दौरान भी वो क्या हो कि एज सच जो आपस में उनकी लिंकेज है वो बरकरार रहे, वो रिटेन रहे, और ड्यूरिंग मियोसिस कोई चेंज ना आए, कोई रिकम्बिनेशन ना आए। नेक्स्ट हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट हम कहते हैं कि लिंकेज जो है डज नॉट परमिट द ब्रीडर्स टू ब्रिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर इन वन वेराइटी। कि अगर एक वैरायटी के अंदर जो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर चाहते हैं, तमाम के तमाम कैरेक्टर जो कि पेरेंट बॉडी के अंदर मौजूद थे, वो उनको अपनी जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में चाहिए, तो वो उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि जो लिंक जीन है हमने अभी कहा कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रही। तो अगर एक ही जो हमारे पास गैमेट है उसमें वो तमाम लिंक जीन्स आ जाएंगी, और दूसरे गैमेट में जो है वो कोई जो दूसरे क्रोमोसोम्स पे जीन मौजूद है वो चली जाएंगी। उसके अलावा स्टूडेंट जो लिंकेज है ये रिड्यूस करती है किसको, चांस ऑफ रिकम्बिनेशन। मतलब कि जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो वेरिएशन आ रही हैं, उसका जो रिकम्बिनेशन के जो चांसेस हैं उनको क्या कर देती हैं, उनको ये रिड्यूस कर देती हैं, उनके वो नहीं हो पाती, ठीक है, उसको मिनिमाइज कर देती हैं, और वेरिएशंस जो है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वो ऐसा नहीं आती। उसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें तो हम कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है ये आपके पास जेनेटिक्स के अंदर और सेल बायोलॉजी के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आप तमाम बच्चों को तकरीबन पता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है इसके रिजल्ट में क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखता। मियोसिस की प्रोफेज 1 के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो है ये टर्म सबसे पहले यूज की थी मॉर्गन ने, ठीक है, और मॉर्गन ने क्या कहा था कि इसके दौरान क्या होता है, जीन्स जो है वो दो क्रोमोसोम के दरमियान में एक्सचेंज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स बनती हैं, और गैमेट्स के अंदर ऐसे क्रोमेटिड्स जाते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी ऑकरेंस की बात करें कि क्रॉसिंग ओवर होती कब है, तो आपको पता है कि ये जो फिनोमेना है ये मियोसिस की प्रोफेज 1 जो है उसके दौरान होता है, जिसमें क्या होता है कि जब क्रोमोसोम जो है अलाइनमेंट और उनकी स्प्लिटिंग होती है उस दौरान ये सब होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो है क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होती है वो, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने कुछ पार्ट्स, ठीक है, सम पार्ट्स जो है कुछ पार्ट्स उनको वो एक्सचेंज करते हैं, नॉट ऑल पार्ट्स, सम पार्ट्स जो है उनको वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सेप्शनली ये ड्यूरिंग माइटोसिस भी हो सकती है, बट मोस्टली आपको मियोसिस के दौरान देखने को मिलेगी। और कहा यह जाता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉस ओवर इवेंट्स जो है वो
जो आपके पास मेल है उनके अंदर 57 टाइम्स होते हैं, जबकि जो फीमेल है उनके अंदर 75 टाइम्स होते हैं। अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें क्रॉसिंग ओवर को, तो आपको जो है सबसे पहले 2 होमोलोगस क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इनके मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड्स होंगे, 2 एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड और 2 दूसरे क्रोमोसोम के, और ये आपस में क्या होंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। और एक ही क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड होते हैं उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड आपस में जो होते हैं उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो दरमियान में आप देखें जो मिडिल में आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है कि प्लाज्मेटा फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे अब क्या होगा, ये अपने पार्ट्स एक्सचेंज करेंगे। जब डी यूनियन और एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें देखें स्टूडेंट्स के जो आपके पास क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन्होंने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लिया है। अगर आप देखें तो जो एंड पार्ट है उनका वहाँ पे क्या है, जो ब्लू वन है उसने येलो के साथ अपना पार्ट एक्सचेंज कर लिया है, येलो ने अपना पार्ट जो है थोड़ा सा वो ब्लू के साथ जो है उसको क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊं तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास मियोटिक क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसमें साइड पे हम ले लेते हैं मियोसिस विद नो क्रॉसओवर बिटवीन द जीन्स। हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक जो है उस पे क्या है कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा जो है स्मॉल ए स्मॉल बी। उनके दरमियान में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से जो है वो सेंट्रोमेयर के जरिए ये क्या है, अटैच है। फिर जब उनके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उनके गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। मियोसिस के दौरान आपको पता है गैमेट्स बनेंगे। जब गैमेट्स बनते हैं तो जो तमाम के तमाम जो उसके गैमेट्स होंगे, अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही तो जो क्रोमेटिड्स जाएंगे उन गैमेट्स के अंदर, जो वो 4 गैमेट्स बनेंगे उनके अंदर जो क्रोमेटिड्स होंगे वो बिल्कुल पेरेंट जैसे होंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। कैपिटल ए कैपिटल बी, आगे उसके पेरेंटल लिखा हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल बी पेरेंटल, स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड जैसे हैं, बिल्कुल एज सच पेरेंटल जैसे हैं, कोई चेंज नहीं आया। बट मियोसिस में अगर ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और जो कि होती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जीन्स एक्सचेंज होंगी और क्रोमोसोम के दरमियान क्या होगा, ये अपने पार्ट्स एक्सचेंज करेंगे तो उनके क्या होंगे, हमारे पास रिकम्बिनेंट्स आएंगे, ठीक है। जो हमारे पास क्रोमेटिड्स आएंगे वो पेरेंट जैसे नहीं होंगे। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, प्लाज्मेटा फॉर्मेशन हुई, उन्होंने पार्ट्स एक्सचेंज किए, तो जो हमारे पास क्रोमेटिड्स बने, जो हमारे पास प्रोडक्ट बने, तो स्टूडेंट्स 2 जो हमारे पास स्ट्रैंड हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, वो तो बिल्कुल पेरेंट जैसे हैं। जबकि 2 जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जिन्होंने अपने पार्ट्स एक्सचेंज किए थे बाय प्लाज्मेटा फॉर्मेशन, उसमें क्या हुआ कि स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी के साथ क्या कर गया, एक्सचेंज कर गया, और इस तरह से क्या आ गई, रिकम्बिनेशन आ गई। तो हमारे पास 2 जो क्रोमेटिड हैं वो क्या हो गए, हमारे पास रिकम्बिनेंट हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स क्रॉस ओवर और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है क्या और इसके दौरान क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप्स बिटवीन 2 जीन पेयर्स एज कंपेयर टू द सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस। स्टूडेंट्स एक्चुअली तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछे कोई, तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या कि दो जीन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपके पास रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है। अगर आपसे कहा जाए कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास रिकम्बिनेंट्स आए हैं, जैसा कि अभी हमने देखा तो हमारे पास कितने रिकम्बिनेंट्स आए थे, 2 रिकम्बिनेंट्स आए थे। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं आपको दिखाऊं हमारे पास 4 गैमेट बने जिसमें से हमारे पास 2 रिकम्बिनेंट्स आए हैं, और सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन है उन तमाम का सम, ठीक है, उससे आप उसको डिवाइड कर लें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 2 लिंक्ड जीन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय बैक क्रॉसिंग द हेटेरोजाइगोट टू ए होमोजाइगस डबल रिसेसिव। स्टूडेंट्स जब भी आपने रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपने देखना है कि लिंक्ड जीन्स जो है उनकी अंदर क्या रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि आप एक हेटेरोजाइगोट लें। हेटेरोजाइगोट जैसा कि आप
फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम में देख सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। एक स्ट्रैंड जो है वो कैपिटल ए कैपिटल बी का है और दूसरा जो स्ट्रैंड है, जो दूसरा क्रोमेटिड है, वो क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी का है। और उसका क्रॉस करवाएं आप किसके साथ, होमोजाइगस डबल रिसेसिव के साथ, ठीक है, नॉट सिंगल रिसेसिव, डबल रिसेसिव, यानी कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या हो, रिसेसिव हो। जैसा कि स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या है, रिसेसिव वाले हैं। अब जब आप उनका क्रॉस करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास हेट्रोजाइगस जो था, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके आपके पास 4 तरह के जो है क्या आ सकते हैं, गैमेट्स बन सकते हैं। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि जब भी आपने गैमेट बनाना है उसको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। गैमेट को हम सर्कल करते हैं जबकि इंडिविजुअल को सर्कल नहीं करते, ठीक है। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी कि आपने इंडिविजुअल को सर्कल कर दिया है और गैमेट को अपने लाजमी सर्कल करना है। तो जो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसकी हमारे पास जो 4 हैं वो हमारे पास जो है कंडीशन हो सकती हैं, जैसा कि कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकता है हमारे पास, स्मॉल ए स्मॉल बी, मतलब ये तो हमारे पास क्या आ गए, पेरेंट स्ट्रैंड्स एज सच आ गए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। जो हमने लास्ट उसमें देखे हमने किया था, हमारे पास जो आए थे मियोसिस के प्रोडक्ट्स आए थे, सेम हमारे पास वो जो है हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम होमोजाइगस डबल रिसेसिव को देखें तो हमारे पास, क्योंकि ये है ही रिसेसिव है, हमारे पास दोनों के दोनों जो हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं वो एक जैसे हैं, तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है कि जब दोनों हमारे पास एक जैसे हों तो हम उनमें एक को ही ले लेते हैं, मतलब सेम उसको हम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं लिखते, तो हम उसको 1 टाइम में लिख लेते हैं, क्योंकि हम उसको जितनी बार भी उसका क्रॉस करवाएं सेम रिजल्ट ही आएगा। तो जब हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाएं तो जो हमारे पास होमोजाइगस डबल रिसेसिव है उसको हमने ले लिया अपने जो है वाई एक्सिस पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने किसको ले लिया, जो हमारे पास ये 4 हमारे पास क्या आए हैं, ऑप्शन आए हैं, हमारे पास जो 4 कंडीशंस आई हैं। तो जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो जो हमारे पास होमोजाइगस डबल रिसेसिव था उसमें हमने जो लिया स्ट्रैंड स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ हमने उसका क्रॉस करवाया, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है फिनोटाइप आ गई। फिर हमने उसका स्मॉल ए स्मॉल बी का स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ करवाया, फिर हमने स्मॉल ए स्मॉल बी का कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ क्रॉस करवाया और फिर हमने स्मॉल ए स्मॉल बी का स्मॉल ए और कैपिटल बी के साथ क्रॉस करवाया। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जो हमारे पास था कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, तो ये हमारे पास पेरेंट्स वाली स्ट्रैंड है, मतलब जो पेरेंट के अंदर मौजूद थी। तो जो पेरेंट के अंदर मौजूद है उसको आपने करना है 40%, ठीक है। और जैसा कि स्मॉल ए स्मॉल बी ये दोनों हमारे पास क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, उसको आपने 40% रखना है। तो पेरेंटल टाइप्स आपके पास कितनी हो गई, 80% हो गई। जबकि जो आपके पास रिकम्बिनेंट वाले जो क्रोमेटिड आपके पास आए, ठीक है, उसको आपने 10% रखना है, जिसमें आपके पास क्या थे, रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड मौजूद थे। आपके पास 2 इंडिविजुअल्स जो है उनके अंदर रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड मौजूद हैं, तो उसको आपने 10% रखना है, ठीक है। तो आपके पास 2 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड मौजूद हैं, तो 10 + 10 आपके पास क्या हो गया, 20 रिकम्बिनेंट टाइप्स हो गई। अब आप अगर फॉर्मूला याद करें रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का, तो हमने कहा था रिकम्बिनेंट टाइप्स को हमने ऊपर रखना है, तो हमारे पास रिकम्बिनेंट टाइप्स जो है वो 10 + 10 कितनी हो गई, 20 हो गई। और उसको आप डिवाइड कर दें, टोटल जितनी भी ऑल कम्बिनेशन जितने भी कम्बिनेशन थे आपके पास उससे आप उसको डिवाइड कर दें, और आपके पास टोटल कम्बिनेशन कितने थे, 40 + 40 + 10 + 10, ठीक है। इससे आप उसको डिवाइड करें तो 20/100 हो जाएगा, 40 + 40 80 और 80 + 20 100। 20 / 100 × 100 जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। तो स्टूडेंट आपके पास रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 20% हो गई। अब स्टूडेंट्स ये 20% क्या है, ये 20% जो है ना आपके पास क्यों कह लें कि जो आपके पास जो ये 2 जीन जो एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद थी उन दोनों का जो है हम कह देते हैं कि ये जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो जैसा कि आप थर्ड या लास्ट इंडिविजुअल के अंदर आपको 2 जीन्स नजर आ रही हैं,
हम अगर थर्ड इंडिविजुअल को देखें तो कैपिटल ए और स्मॉल बी, ठीक है, ये हमारे पास रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड है और इनके दरमियान हम कह देते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है 20% है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जब हम जीन मैपिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये जो क्रॉसिंग ओवर की, ये हमें बड़ा हेल्प आउट करती है। अब मैं कह रही हूँ कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20% है और यानी कि ये 20 यूनिट ऑफ मैप है और 1% जो है यानी कि 20% का अगर हम 1% निकालें तो 1% इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ मैप, ठीक है। और 1 यूनिट जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल है 1 सेंटीमॉर्गन के, ठीक है। और 1 सेंटीमॉर्गन जो है वो इक्वल होता है 1 मिलियन बेस पेयर के, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर 20% आया है तो ए टू बी जो है, कैपिटल ए टू स्मॉल बी, आपके पास क्या है 20 मिलियन बेस पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, जैसा अभी मैंने आपके साथ मैप डिस्टेंस डिस्कस किया कि मैप डिस्टेंस जो है वो हम रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो है उसमें ये हमें बड़ा हेल्प आउट करती है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स ये मैप यूनिट इज दैट डिस्टेंस इन ए क्रोमोसोम्स विच परमिट 1% रिकम्बिनेशन, यानी कि एक क्रॉसिंग ओवर। 1% रिकम्बिनेशन क्या है, आपके पास क्रॉसिंग ओवर है तो बिटवीन 2 लिंक जीन्स, वो 2 लिंक जीन, ठीक है, जिनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है कि मैप डिस्टेंस है। अब ए मैप यूनिट इज आल्सो कॉल्ड इज सेंट्रीमॉर्गन। सेंट्रीमॉर्गन हम इसको क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले इसको साइंटिस्ट मॉर्गन ने क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है, और उसी ने क्या किया था, लिंकेज मैप जो है वो उसने कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था। और किसका बनाया था, सबसे पहले उसने ड्रोसोफिला का बनाया था। ह्यूमन का जेनेटिक मैप जो है वो बाद में बना, सबसे पहले ड्रोसोफिला का बना। और स्टूडेंट्स ये मैंने अभी आपको बताया कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या, कि जो 2 हमारे पास लिंक्ड जो जीन्स हैं उनकी वो क्या है, डिस्टेंस है। और इस तरह से ये जो रिकम्बिनेशन है ये जेनेटिक मैपिंग के अंदर ये क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि जो हमारे पास रिकम्बिनेशन है या क्यों कह लें कि जो वेरिएशन है किस चीज़ में, मतलब कि क्यों ज़रूरी है और इनका क्या फ़ायदा है, तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैम इससे क्या आती है, एवोल्यूशन आती है हमारे पास और न्यू ट्रेट्स आती हैं और जो हमारे पास इंडिविजुअल होता है वो इस काबिल हो जाता है कि वो माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।